हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू सिंपली बायोलॉजी विद मनीषा। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि डीएनए को किसी भी लिविंग सेल से आइसोलेट और प्योरीफाई कैसे किया जाता है। इस वीडियो सीरीज में मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी कि हम कितने टाइप्स के डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली 3 टाइप्स के डीएनए आइसोलेट होते हैं: टोटल सेल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और फाज डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और फाज डीएनए आइसोलेशन मैं अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम डिटेल में देखेंगे टोटल सेल डीएनए आइसोलेशन कैसे होता है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का सेल कल्चर या फिर टिश्यू लिया जाता है। फिर सेल लाइसिस किया जाता है। लाइस सेल्स में से डीएनए प्योरीफाई करके कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। सेल लाइसिस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मैकेनिकल और केमिकल लाइसिस। डीएनए प्योरीफिकेशन किया जाता है, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन, एंजाइम डाइजेशन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और सिलिका एंड गुआनिडियम थायोसाइनेट का यूज करके। यूजुअली डीएनए को एथेनॉल प्रेसिपिटेशन से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जो मेथड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत बेसिक और कॉमनली यूज होने वाले टेक्निक्स हैं, बट इनके अलावा और भी मेथड्स होते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के। इस पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं आपको सेल लाइसिस वाले स्टेप तक एक्सप्लेन करूंगी। डीएनए प्योरीफिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन मैं डिस्कस करूंगी पार्ट 2 और पार्ट 3 में। चलिए पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के डीएनए हम आइसोलेट कर सकते हैं। पहला टाइप है टोटल सेल डीएनए। ये डीएनए किसी बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल या और कोई भी स्पीशीज जिस पे एक्सपेरिमेंट करना हो उसके सेल से आइसोलेट किया जा सकता है। इसमें उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जितना भी डीएनए प्रेजेंट हो, जैसे कि जीनोमिक डीएनए या न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जैसे कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, सब इंक्लूडेड होता है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए, हायर ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और प्लांट सेल्स में प्लास्टिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए को भी टोटल सेल डीएनए की तरह ही आइसोलेट किया जाता है, पर ये ध्यान में रखते हुए कि बीच में किसी एक स्टेप में प्लाज्मिड डीएनए को बाकी के क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट करना होगा। तीसरे तरह का डीएनए जो कॉमनली आइसोलेट किया जाता है वो है फाज डीएनए। यहाँ भी प्रोसीजर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं बैक्टीरियोफाज का कैप्सिड रिमूव करने के लिए। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टोटल सेल डीएनए आइसोलेशन, जो कि इन तीनों में सबसे सिंपल प्रोसीजर है। बाकी दोनों टाइप्स के डीएनए आइसोलेशन मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस करूंगी। टोटल सेल डीएनए आइसोलेशन मैं बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में बैक्टीरिया को लिक्विड कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है। बैक्टीरियल स्पीशीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीडियम में न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं और ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच कंडीशंस में कल्चर को ग्रो किया जाता है। जब मीडियम में रिक्वायर्ड बैक्टीरियल सेल डेंसिटी ऑब्टेन हो जाती है तब बैक्टीरियल सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करके हार्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि सभी बैक्टीरियल सेल्स पेलेट में आ जाते हैं। फिर सेल्स को लाइस करके सेलुलर कंटेंट्स को रिलीज किया जाता है, जिसे सेल एक्सट्रैक्ट कहते हैं। फिर प्योरिफिकेशन स्टेप में सेल एक्सट्रैक्ट में से डीएनए के अलावा बाकी सभी कंपोनेंट्स को हटा दिया जाता है और लास्ट स्टेप में डीएनए सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। पहले देखते हैं सेल्स को हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। बैक्टीरियल कल्चर को बिल्कुल लो स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करके हार्वेस्ट किया जाता है। इस स्टेप में बैक्टीरिया पेलेट बन के ट्यूब के नीचे वाले पोर्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन बैक्टीरिया को लाइस करके इनसे सेल एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले ये समझ लें कि सेल लाइसिस होता क्या है।
बैक्टीरियल सेल एनवेलप में यूजुअली दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी सेल वॉल। कई बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें पेप्टिडोग्लाइकैन के बाहर एक और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि एस्चेरिशिया कोलाई में एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है रिसर्च पर्पसेस के लिए। यानी कि सेल वॉल कंपोज्ड हो सकता है ओनली पेप्टिडोग्लाइकैन से या फिर पेप्टिडोग्लाइकैन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों लेयर्स से। सेल एनवेलप के दोनों लेयर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को ब्रेक करके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को बाहर रिलीज करने के प्रोसेस को ही सेल लाइसिस बोलते हैं। चलिए देखते हैं सेल लाइसिस किस मेथड से होता है। सेल को ब्रेक ओपन करने का पहला मेथड होता है फिजिकल मेथड, जहां पे मैकेनिकल फोर्स लगा के सेल को ब्रेक किया जाता है। ये मेथड कॉमनली यूज नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल्स को ब्रेक करने के लिए यही मेथड प्रेफर किया जाता है और इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का सहारा लिया जाता है। सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड, जो डीएनए एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कॉमनली यूज होने वाले केमिकल्स हैं लाइसोजाइम, ईडीटीए और डिटर्जेंट्स, जिनका यूज बस अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। बट ये बात आप ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं एक बार में बस एक ही मेथड यूज़ हो सेल लाइसिस के लिए। हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन में 2-3 केमिकल्स, जिसमें से एक सेल वॉल को अटैक करता है और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड्स का कंबाइंड यूज़ करके भी सेल लाइसिस कर सकते हैं। सेल्स को लाइस करने के बाद जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ब्रोकन फ्रैगमेंट्स बचे होते हैं उन्हें सेल डेब्रीज कहते हैं। तो लास्ट में सेल डेब्रीज को हटा के सिर्फ सेल्यूलर कंपोनेंट्स के क्लियर सॉल्यूशन को नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज किया जाता है। पहले देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल का केमिकल लाइसिस कैसे होता है। इसके लिए लाइसोजाइम यूज किया जाता है, जो कि सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन को ब्रेक कर देता है। इस वजह से सेल वॉल की रिजिडिटी खत्म हो जाती है। लाइसोजाइम एक नेचुरली मिलने वाला एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है एग वाइट में और बॉडी के सिक्रीशंस में, जैसे कि मिल्क, सलाइवा और टीयर्स, जहां इसका पर्पस ही है कांटेक्ट में आने वाले किसी भी बैक्टीरिया के सेल एनवेलप को ब्रेक कर देना। प्लांट्स के केस में जहां सेल वॉल मोस्टली सेल्यूलोज का बना होता है, लाइसोजाइम सेल वॉल को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ मैकेनिकल लाइसिस करना पड़ता है। जिस भी प्लांट टिश्यू में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे कि लीफ, उसे लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में मोटर एंड पेसल से मैन्युअली ग्राइंड किया जाता है। आपको लिक्विड नाइट्रोजन देखने में ऐसे लगेगा जैसे वाटर बॉयल हो रहा हो, बट ये बहुत ही ठंडा होता है। इसका टेम्परेचर अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस वजह से सेल इसके कांटेक्ट में आते ही इमीडिएटली फ्रीज हो जाता है और ग्राइंड करने पे टिश्यूज इजीली पाउडर फॉर्म में पल्वराइज हो जाते हैं। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इतने लो टेम्परेचर पे डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स, जिन्हें हम डीएनेजेस कहते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सो डीएनए का कंप्लीट एंड इंटैक्ट मॉलिक्यूल आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके बाद इस फ्रोजन पाउडर को इमीडिएटली डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर में मिक्स कर दिया जाता है। चाहे बैक्टीरिया हो या प्लांट या फिर और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लाइसिस बफर में एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट या एब्रीवेटेड फॉर्म में कहें तो ईडीटीए ज़रूर ऐड किया जाता है। ईडीटीए डाइवेलेंट कटायंस, मतलब वो आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयंस को
किलेट करता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला ये कि बहुत से बैक्टीरिया के सेल वॉल में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कैटायंस की वजह से स्टेबलाइज फॉर्म में रहते हैं। जब ईडीटीए इन कैटायंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो यूं समझ लीजिए कि सेल वॉल में उन कैटायंस की जगह पे होल्स बन जाते हैं। इस वजह से सेल वॉल का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसके साथ ही सेल बर्स्ट हो जाता है और सारे सेलुलर कंपोनेंट्स एक साथ बाहर रिलीज हो जाते हैं। इन्हीं सेलुलर कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होता है सेल का डीएनए, पर साथ ही साथ प्रेजेंट होते हैं डीएनएजेस भी, ऐसे एंजाइम्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि हमें चाहिए कि जो डीएनए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इंटैक्ट फॉर्म में रहे और डिग्रेड ना हो। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि इन डीएनएजेस को फंक्शनल होने के लिए चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स, और यूजुअली वो कोफैक्टर्स होते हैं मैग्नीशियम के कैटायंस। बट जैसा कि आपको मालूम है, मैग्नीशियम कैटायंस को तो ईडीटीए ने पहले ही किलेट कर रखा है, तो अगर कोफैक्टर ही अवेलेबल नहीं है, डीएनए फंक्शन नहीं कर पाएगा और डीएनए डिग्रेड होने से बच जाएगा। इस तरह ईडीटीए दो तरीके से हेल्प करता है सेल लाइसिस में। वैसे तो लाइसोजाइम और ईडीटीए बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन लाइसिस के टाइम पे यूजुअली कोई डिटर्जेंट जैसे कि सोडियम डोडेसिल सल्फेट या शॉर्ट में कहें तो एसडीएस भी यूज़ किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स इस बाइलेयर में से लिपिड के मॉलिक्यूल्स को हटा के खुद उसकी जगह ले लेते हैं। साथ ही उन लिपिड्स के साथ वो मिसेलर स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह डिसरप्ट हो जाती है। एनिमल्स के केस में क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ डिटर्जेंट ट्रीटमेंट ही काफ़ी है एनिमल सेल्स को लाइस करने के लिए। लेकिन याद रखें, एनिमल सेल्स में लाइसिस के लिए तो नहीं, बट डीएनए की एक्टिविटी इनहिबिट करने के लिए ईडीटीए यूज़ किया जाता है। लाइसिस के बाद लास्ट स्टेप रहता है इनसॉल्युबल सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे कि सेल वॉल के ब्रोकन फ्रैगमेंट्स को हटाना। जब लाइस किए हुए सेल्स के एक्सट्रैक्ट को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो अनवांटेड सेल डेब्रीज नीचे पेलेट में आ जाते हैं और हमें क्लियर सेल एक्सट्रैक्ट मिलता है सुपरनेटेंट में, जिसमें डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है, पर साथ ही साथ प्रोटीन और आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ फिनिश होता है सेल लाइसिस वाला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सेल एक्सट्रैक्ट से प्रोटीन और आरएनए को हटाना और प्योर डीएनए एक्सट्रैक्ट करना, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में। अभी जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड एक आसान सा सवाल है, क्या लाइसोजाइम प्लांट सेल लाइसिस के लिए यूज किया जा सकता है? अपना आंसर यस और नो टाइप कीजिए नीचे कमेंट्स में। वीडियो से रिलेटेड फीडबैक या कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, मेरे चैनल सिंपली बायोलॉजी विद मनीषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए शुक्रिया और नमस्कार।